ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की पराजय तक देखा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे और फिर हम आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगे चलेंगे। मैंने कल आपसे वादा किया था कि 12 बजे 12 o'clock एक टॉपिक आपको मिलेगा, लेकिन वो टॉपिक भेजने में मेरे दिमाग से निकल गया तो लगभग 1:30 बज गया। क्या मिस्टर अंकुर? 1:30 बजे तक मिल गया होगा। तो जरा आप लोग अगर मुझे हिंट कर देते कि क्या आपने वो टॉपिक डाउनलोड किया है और क्या आपने उस टॉपिक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्या हाल है अंकुर? डाउनलोड किया है। वेरी गुड माय स्टूडेंट्स, आप लोग सजग हो तो आपने डाउनलोड किया हुआ, बहुत खुशी हुई। अब चलिए, मैं आपको कल एक मैंने क्वेश्चन भी दिया होगा मिस्टर अंकुर, दिया है या नहीं? yes. तो जरा उस क्वेश्चन पर पहले हम बात कर लेते हैं, तब हम फिर लास्ट में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी कहां तक उत्तरदायी था? यह प्रश्न हो गया या मेरी सहायता की आवश्यकता है? आप लोग स्पष्ट करें। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी कहां तक उत्तरदायी था? परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न हो गया या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है? हेल्प चाहिए। ओके, एक मैं बड़ा दिलचस्प बात आपको बताता हूं। जैसे एक हिस्टोरियन है, आप लोग मेंटली अलर्ट हो ना, क्योंकि मेरा ये तकिया कलाम है, आप जानते ही हो, और आप लोग भी धीरे धीरे इसके आदी हो गए। दूसरी बात है कि फैक्ट्स की चिंता मत करना, फैक्ट्स बड़ा छलिया होता है, फैक्ट लोग तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन जो बदलाव है बदलाव नहीं भूलते हैं। इसलिए मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक लिंक करके, जैसे देखो, अब होता यह है कि आप अगर हमको कहोगे भाई खंड 4 पर आप बोलिए, तो खंड 4 के सारे बदलावों को हम सिर्फ आपको 20 मिनट में समझा देंगे। लेकिन जब उस खंड 4 के 4 उपखंड में जाएंगे तो प्रत्येक उपखंड में वर्टिकल घुसते हैं। तो जब हम लोग वर्टिकल जाते हैं तो आप वर्टिकल चले जाइए, लेकिन एक बार उबर के आप हॉरिजेंटल पर आ जाइए कि चारों का सार क्या है, मतलब एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। तो ये तभी होगा माय स्टूडेंट्स कि जब आप एक तो आपको अपने अध्ययन को सूचना से विश्लेषण की तरफ करना है। यू हैव टू मूव योर सेल्फ फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग पर आपको जाना है, पहली चीज तो ये करनी है। और फिर दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जैसे आप इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाओगे तो देन यू हैव टू डू द सेकेंड वन थिंग कि आपको एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ते हुए चलना है। तो मैं आपको बताऊं कि एक कोई स्कॉलर है, उसने कहा था कि हिटलर विश्व युद्ध नहीं चाहता था, हिटलर पोलैंड में एक सीमित युद्ध चाहता था। मतलब अब हिटलर विश्व युद्ध नहीं चाहता था, पोलैंड में एक सीमित युद्ध चाहता था, उसका कहने का परिप्रेक्ष्य दूसरा है। तो उसका कहना यह था कि देखिए, हिटलर वर्साई की संधि को तोड़ना चाहता था, आक्रामक विदेश नीति को अपनाया था। प्रथम विश्व युद्ध को हिटलर का युद्ध कहा जाता था द्वितीय विश्व युद्ध को हिटलर का युद्ध कहा जाता है। हिटलर ने आक्रामक नीति अपनाकर एक के बाद दूसरी वर्साई की संधि की, एक के बाद दूसरे प्रावधानों को तोड़ते हुए और एक के बाद दूसरी आक्रामक नीति को अपनाते हुए हिटलर ने
सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, मतलब दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के कगार पर ला दिया, यूरोप को। लेकिन यह भी सत्य है कि मित्र राष्ट्रों ने हिटलर के प्रति जो नीति अपनाई, उस नीति में विसंगति थी। विसंगति क्या थी कि इसमें या तो वे हिटलर के प्रति आरंभ से ही बिल्कुल ही कठोर नीति अपनाते कि देखिए जीरो टॉलरेंस है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई होती तो हिटलर ने हिम्मत नहीं की होती उसके प्रावधानों को तोड़ने का। या जब वो हिटलर को तुष्टीकरण की नीति ही जब अपना रहे थे, तो तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहते। जब पोलैंड पर हिटलर ने हमला किया, आपको याद होगा, तो चूंकि पहले ही पोलैंड के साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने संधि कर ली थी, उसको सुरक्षा की गारंटी दे दी थी, तो इन्होंने हिटलर जिस समय पोलैंड पर अटैक किया, इन्होंने 3 सितंबर को जर्मनी के अगेंस्ट में युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस पर मानना है कुछ एक्सपर्ट्स का कि उनकी नीति में विसंगति यह थी कि पोलैंड से पहले उन्होंने पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनाई। मतलब तुष्टीकरण का मतलब असंतुष्ट करने की नीति, और पोलैंड पर में अचानक युद्ध में उतर गए तो हिटलर भी कंफ्यूज हो गया। ही वॉज कॉट अनअवेयर्स। हिटलर को भी अनुमान नहीं था कि पोलैंड में युद्ध छेड़ देंगे। जैसे जब हिटलर के मिलिट्री जनरल ने उससे पूछा कि सर हम लोग पोलैंड पर अटैक करने जा रहे हैं, तब कहीं ऐसा न हो कि मित्र राष्ट्र हमारे अगेंस्ट में आ जाए और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो हिटलर ने क्या कहा अपने सैनिक जनरल को, आप जानते हैं कि नो नो नो, द एलाइड पावर्स कुड नेवर टेक द रिस्क ऑफ अ फाइट विथ अस। हिटलर कभी भी, मित्र राष्ट्र कभी भी हमसे युद्ध का खतरा मोल नहीं ले सकते। अब बताइए हिटलर को अगर यह परसेप्शन है तो परसेप्शन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी कहां तक उत्तरदायी था? तो हम इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को बहुत हद तक उत्तरदायी माना जाता रहा है तथा इसे हिटलर के युद्ध का नाम दिया जाता है। चाहे इसे हिटलर का युद्ध करार दिया जाता है, हिटलर का युद्ध करार दिया जाता है, हिटलर का युद्ध करार दिया जाता है। आरंभ से ही आरंभ से ही आरंभ से ही नाजी पार्टी का एजेंडा, नाजी पार्टी का एजेंडा आक्रामक रहा था। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। अब इसको आप डॉट देके चाहो तो उसको पॉइंट कर सकते हो। हाँ, वर्साई की संधि के द्वारा निर्धारित सैन्य सीमा को भंग करना, मैंने सेना पर जो सीमा लगी थी उसको भंग करना,
फिर दूसरा डॉट दे दीजिए या दूसरा पॉइंट भी कर सकते हैं कि राइन क्षेत्र का सैनिकीकरण, राइन क्षेत्र का सैनिकीकरण करना, सैनिकीकरण करना। फिर तीसरा डॉट दे दीजिए। ऑस्ट्रिया का विलय करना, हाँ, हाँ, हाँ। फिर लिखिए कि हाँ 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 सुडेनटेनलैंड के मुद्दे पर, सुडेनटेनलैंड के मुद्दे पर, सुडेनटेनलैंड के मुद्दे पर, सुडेनटेनलैंड के मुद्दे पर, सुडेनटेनलैंड के मुद्दे पर मुद्दे पर म्यूनिख की संधि में, म्यूनिख की संधि में रियायत दिए जाने के बाद भी हाँ, चेकोस्लोवाकिया का अधिग्रहण, चेकोस्लोवाकिया का अधिग्रहण तथा अंत में पोलैंड पर हमला, पोलैंड पर हमला या पोलैंड पर आक्रमण। परंतु दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों को भी दोष मुक्त नहीं किया जा सकता, दोष मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जर्मनी के संदर्भ में उनकी नीति में विसंगति रही थी। अब एक केवल एग्जाम्पल दे दो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लिखने का स्कोप तो होता नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी भाषा विश्लेषण परख होती जाएगी, वैसे वैसे कम शब्दों में ज्यादा आप लिख जाओगे। देखो, लिखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए मैं आपको लिखने पर बहुत ज्यादा बल देता हूं, लिखने पर समय खर्च करता हूं। हालांकि एक क्लास में मुझे 1 घंटे 20 मिनट के ही मिलते हैं, 1 घंटे 20 मिनट इंग्लिश मीडियम में 1 घंटे 20 मिनट आपको लेता हूं, लेकिन राइटिंग को हमने हमेशा टॉप एजेंडा बनाया हुआ है। इसकी वजह क्या है कि मैं पिछले 30 वर्षों से बच्चों के साथ रहा हूं और मैं देखता हूं कि इस बाजार में 95% बच्चे लिखना ही नहीं जानते, लिख ही नहीं सकते। तो मैं ये नहीं कहता हूं, जैसे अगर मैं सपोज करो इसको हम 100% का पैमाना मान ले, आप 60% 70% तक भी लिख ले तो भी आपको सफलता मिल जाएगी। अब आप लोग अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। पहले इसको कंक्लूड कर दूं तो विसंगति रही थी, यहां पर लिख दो। इसके बाद दिखा दो कि पोलैंड से पहले तक उन्होंने जर्मनी को अत्यधिक संतुष्ट करने की नीति अपनाई और पोलैंड के मुद्दे पर सीधे जर्मनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, आरंभ कर दिया। तो हिटलर भी भौचक रह गया, हिटलर भी चकित रह गया, क्योंकि हिटलर को अनुमान नहीं था कि पोलैंड के मुद्दे पर युद्ध छेड़ देंगे। अगर शुरू में इन्होंने कठोर रुख अपनाया होता तो ऐसा नहीं होता। बस अंत में इसलिए हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी तो उत्तरदायी था ही, परंतु मित्र राष्ट्र को भी दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। बस अब आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप लोग जो वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने इतने समय से रोज आपको एक क्वेश्चन देता हूं, रोज ट्राई करता हूं, तो क्या आप थोड़ी भी राइटिंग में, मतलब
कुछ कॉन्फिडेंस पहले से महसूस कर रहे हैं, कुछ सुधार की दिशा में है, कुछ लिख पा रहे हैं, कुछ आत्मविश्वास जग रहा है, थोड़ा सा मिस्टर अंकुर के माध्यम से आप हमें इन्फॉर्म करिए। ओके है, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। किस सीमा तक जर्मनी को 2 विश्व युद्धों का कारण बनने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ये यूपीएससी 2015 में तो आपको पूछ चुका है, फिर आपको इस क्वेश्चन में अजय इन लोगों ने क्या जवाब दिया? ये लोग अब राइटिंग में थोड़ा कंफर्टेबल है कि नहीं अंकुर? मतलब 50-60% है ना, बहुत है। यहां तो मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनकी भी राइटिंग दुरुस्त नहीं हो पाती है, बहुतों का। इसलिए बहुत कम लोगों को फाइटिंग हो पाती है, मतलब एक्चुअल एग्जामिनेशन में, क्योंकि राइटिंग का मतलब है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, और जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सके तो क्या राइटिंग, है ना। तो यहां पर देखिए, किस सीमा तक जर्मनी को 2 विश्व युद्धों का कारण बनने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। यूपीएससी 2015 का प्रश्न है। और फांसीवाद के उद्भव का कारण बताइए, ये भी पढ़ लीजिएगा। बस अब हम लोग आ गए खंड 5 पर। आ गए खंड 5 पर ही आपका सिलेबस समाप्त होगा। अब खंड 5 पर समाप्त करने के बाद तब हम आप लोगों से पहले हालचाल ले लेंगे। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आगे की झलक दे दूंगा 2-3 क्लास में, और आप लोग, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को खंड 5 तक हमें एश्योर करना होगा कि सर यहां तक हम कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वो हमारा सिलेबस का पार्ट, हमारा सिलेबस खंड 5 पर ही जाके समाप्त हो जाएगा। मैं सेफ साइड लेके भी चल रहा हूं तभी खंड 5 में। लेकिन खंड 5 के बाद हम कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड की अगर थोड़ा आपको झलक दे सके, जो अगर आप लोग समझेंगे तब, अगर मान लीजिए आप अगर अभी तक नहीं लिंक हुए होंगे तो फिर मैं वो बात कहूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उससे कोई एसिमुलेट नहीं कर पाए और हमारा बीच में 3 क्लास का मेहनत भी चला जाए। तो अगर आप लोग जब एश्योर करोगे, जब खंड 5 में समाप्त कर दूंगा और जब सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा तो एक बार आपसे पूछ लूंगा, जैसा आप लोगों का अनुमोदन होगा वैसा हम करेंगे। तो उसमें भी मैं मैटर दूंगा आगे के लिए भी, अगर आप लोग हाँ कहेंगे तो वो आपको जनरल स्टडीज के ज्ञान का संवर्धन करेगा। अब इस उपखंड में हम कितनी चीजें आप लोगों को कवर करने जा रहे हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप। इस टॉपिक का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करना आवश्यक है। यह उपखंड प्रथम का है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहले हम यूरोप देखेंगे, फिर दुनिया देखेंगे। यह खंड 5 का है। यह हम एक उपखंड है, ये टॉपिक आपका पहला उपखंड है। इसमें हम यूरोप पर ही है, यूरोप से बाहर नहीं गए हैं। यूरोप से बाहर जाएंगे दुनिया में दूसरे टॉपिक में। इस टॉपिक का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करना आवश्यक होगा। 1, द्वितीय विश्व युद्ध को विश्व इतिहास में विभाजक रेखा क्यों माना जाता है? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि हम इसको डिवाइडिंग लाइन कह दें? दूसरा, यूरोपीय प्रभुता के अंत ने विश्व इतिहास पर क्या प्रभाव डाला? जैसे यूरोपीय प्रभुता का जब अंत हुआ तो विश्व इतिहास पर क्या प्रभाव डाला? तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य पश्चिमी देशों तथा सोवियत रूस के बीच मतभेद के क्या बिंदु थे? अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे अब आगे तुम पढ़ोगे शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, इसी में कोल्ड वॉर का आरंभ तो यही बता दूंगा आज। तो जब कोल्ड वॉर का उद्भव पढ़ोगे तो आपके सामने सवाल यह खड़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतभेद के ऐसे कौन से बिंदु आए कि शीत युद्ध शुरू हो गया? आखिर वह से कौन से बिंदु थे? और नेक्स्ट है, शीत युद्ध पहले के युद्ध से किस रूप में भिन्न था? जैसे पहले का, तुम्हें में से किसी ने पूछा भी था कि हाउ द कोल्ड वॉर वाज गोइंग टू डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वॉर, क्योंकि अर्लियर हॉट वॉर होता था, कोल्ड वॉर हुआ। पूंजीवादी मॉडल को बचाने के लिए पश्चिमी देशों ने क्या कदम उठाए? इन सभी का उत्तर आपको इस मैटर में मिलेगा। उपखंड 2 होगा विश्व युद्ध और विश्व की दशा एवं दिशा।
ये उपखंड 2 होगा। इस उपखंड के माध्यम से आप जानेंगे विश्व की सबसे बड़ी क्रांति उपनिवेश मुक्ति किस प्रकार घटित हुई। ये उसमें उपनिवेश मुक्ति सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सबसे बड़ी क्रांति है। अलग अलग क्षेत्रों में उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार पृथक रही, मतलब अलग अलग क्षेत्र में इसकी जो प्रक्रिया है किस प्रकार पृथक रही। तृतीय विश्व की संकल्पना क्या है तथा किस प्रकार शीत युद्ध का तृतीय विश्व में विस्तार हुआ, मतलब तृतीय विश्व की संकल्पना क्या है और किस प्रकार शीत युद्ध का तृतीय विश्व में विस्तार हुआ, और तृतीय विश्व के देशों के समक्ष क्या चुनौतियां थी, उन्होंने किस प्रकार उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। मतलब तृतीय विश्व के देशों के समक्ष क्या चुनौतियां थी, उन्होंने किस प्रकार उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। ये अगला, इसमें केवल हम यूरोप पर हैं। अब मैं स्टूडेंट्स यहां पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, यह डायग्राम इतना बड़ा है कि अगर हम फिर बोर्ड पर दोबारा बनाना चाहें तो इतना स्पेस एक पेज में नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने टाइप ही डाला है। आपको पहले डायग्राम समझने से नहीं पता चलेगा, इसलिए शुरू में आप डायग्राम शायद मत ही पढ़ना। जब टॉपिक समाप्त हो जाएगा और टॉपिक का कंटेंट पढ़ लोगे तब डायग्राम पढ़ना है, मेरा सजेशन मानना। क्योंकि मैं देखो, मैं क्या करता हूं, मैं पहले आपके अंदर जाता हूं, प्रवेश करता हूं एक स्टूडेंट के रूप में। मैं आपको पढ़ाने के क्रम में जो आपके मन में सवाल खड़ा होता है, पहले मेरे मन में क्यों आ जाता है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाने वाला होता हूं तो पहले अपने आप को मैं स्थगित कर देता हूं कि आई एम नॉट मिस्टर मणिकांत सिंह, आई एम अमुक, और तब मैं आप में प्रवेश करता हूं। आप कैसे फील करते हैं, फील करने की कोशिश करता हूं, कैसे आपको दिक्कत हो सकती है क्या पढ़ने क्या जानने में, उसको महसूस करता हूं और तब पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर देखिए, ये इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी यूरोप के वर्चस्व का अंत हो गया। देखो, एक समय था इस्लामी साम्राज्य, याद करो 8वीं सदी से 15वीं सदी इस्लामी साम्राज्य, और फिर 15वीं सदी से 20वीं सदी यूरोपीय साम्राज्य। लेकिन पश्चिम के प्रभुत्व का अंत, पश्चिमी यूरोप के वर्चस्व का अंत हो गया। और अंत में यूएसए और सोवियत संघ के बीच 2 विश्व शक्तियों का उदय हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 शक्तियों का उदय होगा, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों वैश्विक आधिपत्य के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के इच्छुक, दोनों का चाहेंगे कि हम वैश्विक आधिपत्य निभाएं। तो 2 भिन्न आर्थिक मॉडल है इनका, नीचे दिया है, पूंजीवादी मॉडल और साम्यवाद के मध्य द्वंद्व तथा प्रतिस्पर्धा, दोनों के बीच द्वंद्व और प्रतिस्पर्धा होगी। दूसरा, आप देखते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूंजीवादी खेमे और सोवियत संघ के बीच मतभेद होना बहुत ही स्वाभाविक है। और शीत युद्ध इधर से भी आ रहा है, शीत युद्ध का फैक्टर इधर से भी आ रहा है, और शीत युद्ध का फैक्टर इधर से भी आ रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रशासन हेतु ब्रेटन वुड जगह है अमेरिका में, सम्मेलन तथा 3 संस्थाओं का निर्माण, विश्व बैंक, IMF और गैट। और इधर अटलांटिक चार्टर 1941, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन और उपनिवेश मुक्ति। मतलब अटलांटिक चार्टर का दोनों प्रभाव है। अटलांटिक चार्टर के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन भी होगा और उपनिवेशों की मुक्ति भी होगी। तो इधर पूंजीवादी मॉडल, उपनिवेशों की मुक्ति। जब उपनिवेशों की मुक्ति होगी तो 2 प्रकार का मॉडल होगा, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। एक पूंजीवादी मॉडल होगा, दूसरा समाजवादी मॉडल होगा। जो पूंजीवादी मॉडल है, अधिकांश, जैसे देखो उपनिवेशों की मुक्ति होगी तो पूंजीवादी मॉडल से होगी। अधिकांश देश पूंजीवादी मॉडल मतलब लिबरल पार्टी के नेतृत्व में हुआ, और चाइना और वियतनाम समाजवादी मॉडल के थ्रू हुआ। फिर तृतीय विश्व का उद्भव होगा, और तृतीय विश्व का उद्भव होगा तो 2 प्रभाव दिखेगा आपको। एक प्रभाव दिखेगा, तृतीय विश्व में शीत युद्ध का विस्तार होगा एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में। मतलब जिस समय तृतीय विश्व आएगा तो पहले तो दोनों महाशक्तियां तृतीय विश्व में अपना विस्तार चाहेंगे, और दूसरा होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन होगा। एक और फैक्टर दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र में पश्चिमी प्रभुत्व, जैसे उपनिवेशवाद का तो अंत हो जाएगा,
मतलब साम्राज्यवाद का, यूरोपीय साम्राज्यवाद का अंत हो जाएगा। लेकिन यूरोपीय साम्राज्य छोड़ने के बाद भी वो अपना वर्चस्व 3 क्षेत्र में बनाना चाहेंगे, एक आर्थिक क्षेत्र में, और दूसरा सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र में। तो सांस्कृतिक क्षेत्र और बौद्धिक क्षेत्र में जो उनका प्रभाव होगा वो पश्चिमी दृष्टिकोण को प्रभाव बनाएगा। देखो ना, आज भी आपका इतिहास हो, समाज शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, इन सब पर किसका प्रभाव है? पाश्चात्य दृष्टिकोण का तो प्रभाव है। तो यहां पर आप देखोगे कि सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र में जो पश्चिमी प्रभुत्व होगा वो कहीं ना कहीं आपके सोच पर प्रभाव डालेगा, और ये अनौपचारिक उपनिवेशवाद होगा। मतलब वो उपनिवेशवाद तो औपचारिक था जब आपकी इकोनॉमी का वो डायरेक्ट शोषण करते थे, अब वो कहने के लिए आपको स्वतंत्र कर दिया है, परंतु गैर औपचारिक रूप में उनका प्रभाव बना रहेगा। इसीलिए उसका नाम है अनौपचारिक उपनिवेशवाद, इनफॉर्मल कॉलोनियलिज्म। अब देखो, ये पूरा जो टॉपिक है ये केवल इस टॉपिक से नहीं है, पूरे 5 खंड से जुड़ा हुआ ये डायग्राम है। पूरे 5 खंड, मैंने 5th खंड जो मैं आपको कवर करने वाला हूं उससे जुड़ा हुआ ये पूरा डायग्राम है। और यहां पर अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वह ये डायग्राम है। ये टॉपिक का उपखंड प्रथम का डायग्राम है। केवल इसमें डेट्स को हम लोगों को थोड़ा सा ये डेट को बदलना होगा, 1945 के पश्चात करना होगा। यानी 1945 के पश्चात। तो 1941 का अटलांटिक चार्टर आएगा था, यूरोपीय साम्राज्य को झटका लगेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होगा, यूरोप की सर्वोच्चता का अंत होगा था, 2 महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के द्वारा शून्य को भरने का प्रयास किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य पश्चिमी पूंजीवादी शक्तियां और सोवियत रूस के बीच मतभेद होगा और शीत युद्ध का आरंभ होगा। टेम्परेचर क्या है? 25। ठीक है। 2 भिन्न आर्थिक मॉडल में पूंजीवादी और समाजवादी आर्थिक मॉडल था। पूंजीवादी व्यवस्था की रक्षा के नवीन संस्थाओं की स्थापना होगी और यूरोप के एकीकरण की तलाश। एनीवे, अब हम लोग कहां से शुरू करें? देखिए, पहले आप इस मैटर को पता नहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मैं हल्का सा शुरू कर देता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर यूरोप केंद्रित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो पिछले 500 वर्षों से अस्तित्व में थी, लुप्त हो गई। मैंने आपको सूचना दी जा रही है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो वह जो यूरोप केंद्रित पहले जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था थी वो क्या थी? यूरोप केंद्रित थी। तो ये यूरोप केंद्रित अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी, उसका 500 वर्षों के प्रभुत्व का अंत हो गया और लुप्त हो गई, और महाद्वीपीय आकार लिए हुए 2 महाशक्तियां अस्तित्व में आ गई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, और उसने शून्य को भरने का प्रयास किया। बाकी शक्तियां, अब देखो, इन्होंने क्रमशः पूंजीवादी तथा समाजवादी गुट का नेतृत्व किया। अब दुनिया एक अलग दिशा में चल दी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूंजीवादी गुट का नेतृत्व करना शुरू किया और सोवियत रूस ने समाजवादी गुट का। यह वही सोवियत रूस है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको मैंने स्टालिन बताया था, जो उभर कर आया था। और तथा बाकी शक्तियां एक अथवा दूसरे गुट को वर्चस्व को मानने के लिए तैयार थी। अब क्या हुआ कि इसी में 2 ब्लॉक बनेगा, एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, दूसरे का नेतृत्व सोवियत रूस करेगा, और बाकी जो देश हैं वह इसके या इसके पीछे हो जाएंगे। लेकिन हां, उसी समय आपको भारत का महत्व भी समझना पड़ेगा कि उस समय जब उपनिवेश मुक्ति होगी तो कम से कम एक तीसरी शक्ति के रूप में भारत खड़ा होने का प्रयत्न करेगा। हालांकि उसमें सफलता उसकी वैसी नहीं मिल पाएगी, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा करने में तो भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और भारत ने उस समय सोचा था कि हम इस गुट या उस गुट का सदस्य नहीं बनेंगे, बल्कि गुट निरपेक्ष रहेंगे। वहीं कुछ नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने इन दोनों गुटों से पृथक होकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया। फिर इन दोनों महाशक्तियों ने अपनी जरूरत तथा दृष्टिकोण के अनुकूल नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना पर बल देना आरंभ किया। उपरोक्त दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य आरंभ हुई। यह आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन है।
अब देखो, इसमें आपको बताया जा रहा है कि जब सोवियत रूस में, आपको बताया जा रहा है कि जब सोवियत रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच एक प्रकार का कंपटीशन चल पड़ा। और दोनों के बीच, चूंकि सोवियत रूस ने कहा कि मैं विश्व क्रांति का आदर्श रखा था, पीछे मैं आपको समझा चुका हूं, पीछे का क्लियर है आपको। जैसा अंकुर पूछो तो मेरे स्टूडेंट को कि पीछे का क्लियर है, तो आगे देखो, मैटर तो मैं उसी लाइन पर देता हूं जिस लाइन पर क्लास लेता हूं। तो क्या अब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को एंजॉय कर रहे हो ना, माने बदलाव को समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा हिंट करो ताकि मैं समझूं, या कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ। समझ रहे हो? तो जब सोवियत रूस का गठन हुआ था तो पश्चिम के पूंजीवादी देशों से उसका मतभेद आवश्यक था। क्यों? क्योंकि जो पश्चिम के पूंजीवादी देश थे वे एक अलग प्रकार के आर्थिक मॉडल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सोवियत रूस समाजवादी मॉडल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इतना ही नहीं, विचारधारा के स्तर पर वह विश्व क्रांति की बात कर रहा था। तो विश्व क्रांति होने का मतलब है पूंजीवादी देशों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो दोनों के बीच तनाव अनिवार्य था। लेकिन चलिए, शुरू में तो दोनों के बीच तनाव रहा, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फांसीवादी ताकत के विरुद्ध जब संयुक्त राज्य अमेरिका और माने पश्चिम के पूंजीवादी देश और सोवियत रूस ने जब संयुक्त मोर्चा बनाया तो फिर ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब एक नए शांति और सहयोग का युग शुरू होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों साथ मिलकर लड़ रहे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य ही कुछ ऐसे मुद्दे उभर कर आए कि दोनों गुट के बीच और भी दरार बढ़ती चली गई। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद मतलब एक अलग प्रकार का युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध को कहते हैं शीत युद्ध, या तो शीत युद्ध कहते हैं या गर्म शांति कहते हैं, आइदर कोल्ड वॉर और हॉट पीस। अब देखिए, कोल्ड वॉर या हॉट पीस क्यों? तो देखिए, कहा गया कि अभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त ही हुआ था, तभी पश्चिम के पूंजीवादी देश और सोवियत रूस के बीच एक नए प्रकार का युद्ध चल पड़ा, जिसे हम कहते हैं, मतलब एक नए प्रकार का युद्ध शुरू हो गया जो तृतीय विश्व युद्ध की तरह था, परंतु यह विश्व युद्ध स्वरूप में अलग था, क्योंकि यह एक खुला युद्ध नहीं था, बल्कि एक कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध था। कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक, डिप्लोमेटिक एंड साइकोलॉजिकल वॉर, जिसके माध्यम से एक गुट दूसरे गुट के प्रभाव को सीमित करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। और यह संघर्ष 4 दशकों तक चला। पूरी दुनिया ने 4 दशकों तक शीत युद्ध के प्रभाव को महसूस किया। एक नए प्रकार के युग का आगमन हुआ। और इसी सिलसिले में आपको अब अगला मुद्दा दिया जाता है कि उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य पूंजीवादी देश और सोवियत रूस के बीच मतभेद बढ़ गए। अब देखो, यहां पर हम टोटल 4 कारक देते हैं, और यही 4 कारक इनके बीच दरार उत्पन्न करेगा और शीत युद्ध शुरू हो जाएगा। ये प्रश्न का यही उत्तर होगा। देखिए, ये 4 कारक क्या है? तो या तो कहो तो पॉइंट लिख दूं, या पॉइंट तो यहां पर एक अलग कलर में दिया हुआ है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1943 में इटली के समर्पण का मुद्दा, जैसे देखिए ये मुद्दा क्या था, आप लोग मेंटली अलर्ट रहना, मैं बाद में पूछ लूंगा। देखिए, एक्चुअली हुआ ऐसा कि
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो धुरी राष्ट्र है, जैसे जर्मनी, इटली और जापान है, उसको धुरी राष्ट्र बोलते हैं, और ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त अमेरिका, ये सबको मित्र राष्ट्र बोलते हैं, और सोवियत रूस भी मित्र राष्ट्र में आ गया था। तो क्या हुआ कि इस युद्ध के दरमियान सबसे पहले धुरी राष्ट्र में इटली ने घुटने टेके थे। मैंने आपको बताया था कि मुसोलिनी को गोली मार दी थी उसके देश की जनता ने, और मुसोलिनी के अगेंस्ट में एक क्रांति, एक आंदोलन हो गया था। अंत में उसकी सरकार गिर गई थी। हालांकि हिटलर ने उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया था, लेकिन फिर एक दूसरा विद्रोह हो गया और फिर मुसोलिनी को गोली मार दी। तो 1943 में इटली ने समर्पण किया। अब उधर ब्रिटेन, फ्रांस तो ऑलरेडी जर्मनी ने जीता हुआ है, तो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों हैं। और सोवियत रूस में आपको पता ही है कि जब जर्मनी ने हमला किया तो ब्रिटेन और अमेरिका भी सोवियत रूस की तरफ से लड़ने लगे, तो उनके बीच आपस में सहमति है। तो जब 1943 में इटली ने समर्पण किया, तो इटली से वार्ता करने के लिए मित्र राष्ट्रों को जाना था। तो जब ब्रिटेन और अमेरिका जा रहा था, तो सोवियत रूस को भी लगा कि भाई मुझे भी तो ले चलेगा, हम भी तो अभी साथ हैं इनके, लेकिन सोवियत रूस को छोड़ दिया गया। ये तो इसी तरह की बात है कि पार्टी का निमंत्रण आए, 3 रूम पार्टनर हो, 2 रूम पार्टनर चले जाओ और तीसरे रूम पार्टनर को छोड़ दो, तो तीसरे रूम पार्टनर में एक सेंस ऑफ अदरनेस का भाव तो आएगा। वही भाव सोवियत रूस में आ गया। पॉइंट क्लियर। दूसरा मुद्दा देखो, युद्ध में दूसरा मोर्चा खोलने का मुद्दा वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर मानचित्र एक मिल जाता तो सोने में सुहागा था। हाँ, देखो मानचित्र है, ये अफ्रीका का है। हाँ, ये यार देखिए, ये है इटली, और ये है जर्मनी। लेकिन जर्मनी ने अभी तो पूरे को जीत रखा है। स्विट्जरलैंड अलग है, लेकिन जर्मनी ने फ्रांस को भी जीत रखा है। तो देखो, और ये है सोवियत रशिया। तो हुआ ऐसा, अभी तो सोवियत रशिया ने पूरे पूर्वी यूरोप पर कब्जा कर रखा है। और देखते हैं कोई और मैप हो तो, हाँ ये देखते हैं। देखिए, जैसे ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, इटली है, यूनान है। तो एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इटली 1940 में कूदा था, तो इटली ने यूनान पर हमला कर दिया था। तो इटली ने जब यूनान पर हमला किया, तो ब्रिटेन यूनान को लेकर काफी पॉजिटिव था। तो ब्रिटेन यूनान की रक्षा के लिए आ गया, और यूनान की रक्षा के लिए ब्रिटेन लड़ने लगा। तो ब्रिटेन यहां यूनान के मोर्चे पर लड़ रहा था, और उधर जब सोवियत रूस पर हमला कर दिया था जर्मनी, तो ब्रिटेन पहुंच गया था सोवियत रूस, और सोवियत रूस में सोवियत रूस को बचाने के लिए भी लड़ रहा था। तो सोवियत रूस को बचाने के लिए जब ब्रिटेन लड़ रहा था, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बैटलफील्ड तो सोवियत रूस था। तो सोवियत रूस में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी। लोग आप समझो, जो सोवियत रूस ने कितना बलिदान दिया कि 2 करोड़ लोग मारे गए, पूरे सिविलियन से लेकर आर्मी तक, और 5 करोड़ इंजर्ड हुए। तो सोवियत रूस में जब लड़ रहे थे लोग बचाने के लिए, तो फिर सोवियत रूस के स्टालिन ने एक प्रपोजल दिया कि देखिए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन लड़ाई तो, बैटलफील्ड तो हमारा देश बना हुआ है। तो आप लोग ऐसा करते, इधर गौर करना, फ्रांस को जर्मनी जीत चुका है, ये जगह है, ये जर्मनी है। तो इनका कहना था कि आप लोग एक काम करिए, ये जो देख रहे हैं आप, इनका कहना है कि ये देखिए, काम करिए, जो फ्रांस है, तो आप इधर से, आप और अमेरिका जाइए, और फ्रांस के इस साइड से आप युद्ध शुरू करिए, ताकि फ्रांस की आजादी के लिए, जर्मनी के अगेंस्ट में। तो जर्मनी यहां है, तो जर्मनी ने हम पर ऐसे हमला किया हुआ, पोलैंड वगैरह को तो सब जर्मनी जीत चुका था, तो जर्मनी ने ऐसे हमला किया हुआ है। जिसी समय आप दूसरा मोर्चा फ्रांस में खोलेंगे, दूसरा मोर्चा, तो उसी समय जर्मनी की आधी ताकत इधर बट जाएगी, तो हम पर दबाव कम हो जाएगा और हमारा बहुत बचाव हो जाएगा। इशू समझ में आ गया? लास्ट में पूछ लूंगा। ब्रिटेन ने जवाब दिया कि देखिए,
आप भूल रहे हैं कि हम एक मोर्चे पर तो पहले दो, जैसे आप दूसरा मोर्चा की बात कर रहे हैं, दो मोर्चा तो ऑलरेडी हमारा खुला हुआ है। एक मोर्चा हमारा यूनान में खुला हुआ है इटली के अगेंस्ट में, और दूसरा मोर्चा हमारा आपके यहां खुला हुआ है। और अगर हम फ्रांस में मोर्चा खोलेंगे तो हमारी खुद की शक्ति बट जाएगी, हम जर्मनी को क्या डैमेज करेंगे, हम डैमेज हो जाएंगे। तो इस बात से स्टालिन कन्विंस नहीं हुआ। स्टालिन को लगा कि देखो ये सब की चाल है, ये चाहता है कि फांसीवाद की तो पराजय हो और रूसी साम्यवाद भी इसमें नष्ट हो जाए तो सोने में सुहागा। तो दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, सोवियत रूस के द्वारा पूर्वी यूरोप के देशों पर नियंत्रण स्थापित किया जाना। देखिए ये क्या है, मेंटली अलर्ट रहना आप लोग। ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। एक्चुअली हुआ ऐसा कि युद्ध में 1943 में जो इटली ने समर्पण किया, तो इसका मतलब है ये मोर्चा यूनान पर जो खुला हुआ मोर्चा था जो ब्रिटेन लड़ रहा था, ये मोर्चा बंद हो गया। तो ये मोर्चा बंद हुआ तब ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इधर नॉर्मंडी में अपनी आर्मी उतारी और दूसरा मोर्चा फ्रांस में खोल दिया। दूसरा मोर्चा फ्रांस में खोला तो जर्मनी की शक्ति बढ़ गई। तो सोवियत रशिया को अटैक किया था, सोवियत रशिया में लड़ रहा था, और दूसरा मोर्चा फ्रांस में खुला तो जर्मनी की शक्ति बढ़ गई। तो जर्मनी दोनों मोर्चे पर हारने लगा। इधर से जब संयुक्त अमेरिका और ब्रिटेन की सेना बढ़ी तो उसने फ्रांस को आजाद किया। तो फ्रांस भी तीसरी पार्टी के रूप में यहां पर हो लिया। तो फ्रांस तीसरी पार्टी के रूप में फ्रांस हो लिया। तो ये तीनों जर्मनी की तरफ बढ़े। तब तक सोवियत रूस ने क्या किया कि सोवियत रूस भी जर्मनी को पीछे हटाया, और जितने रीजन देखते हो जिसको वालिया और आनिया कहते हैं, जैसे पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, इवन ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, इन सारे भूभाग पर रशिया जर्मनी को खदेड़ता हुआ इन पर कब्जा करते हुए इधर से जर्मनी में घुसा। इधर से जर्मनी में घुसा, तब तक उधर से मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस भी आजाद हो गया था, तो वो जर्मनी में इस साइड से घुसा। अब इधर ईस्ट पार्ट के जर्मनी को लेते हुए रूस ने उसको ऑक्युपाई कर लिया। अब पूरे पूर्वी अरब जिसको जर्मनी को जब उसने जर्मनी को खदेड़ा था, तो मित्र राष्ट्रों को लगा ये तो पीठ में छुरा भोंक दिया, हम इसकी मदद में खड़े थे, तो पूरी पूर्वी यूरोप पर कब्जा करके बैठ गया। अब बेचैन हो रहे थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, ज्यादा बेचैन हो रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट कम बेचैन था, लेकिन चर्चिल ज्यादा बेचैन था। उसको लगता था यार तुम तो पूरे पूर्वी यूरोप को दबाकर बैठ गए, इरादा क्या है, अपना इरादा को तुम स्पष्ट करो। तो सोवियत रूस अपना इरादा स्पष्ट नहीं कर रहा था, चुप्पी मारकर बैठा हुआ था स्टालिन। तो पूर्वी यूरोप के क्षेत्र का और पूर्वी जर्मनी माने आधा जर्मनी के भाग का जो ऑक्युपेशन था, यह ऑक्युपेशन शीत युद्ध का बड़ा कारण बना। यह था तीसरा कारण। मैं आपको बताऊं कि शीघ्र बाद इसका याल्टा में एक सम्मेलन हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल था, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट था। तो चर्चिल ने दबाव डाला स्टालिन पर कि भाई आप चुनाव कराइए वहां, और वहां देशी सरकार बनने दीजिए, आपने क्यों कब्जा करके बैठा हुआ है। तो उसने टाल दिया, उसने कहा कि हाँ हम करेंगे, लेकिन किया नहीं, और इस तरह से उस पर कब्जा किए बैठा रहा। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट है, वो रूजवेल्ट इसमें थोड़ा कठोर नहीं था सोवियत रूस के प्रति, क्योंकि रूजवेल्ट का युद्ध उसमें जापान से चल ही रहा था, बाकी देश तो फ्री हो गए थे। क्योंकि जापान ने जर्मनी के अगेंस्ट में युद्ध की घोषणा नहीं,
सोवियत रूस के अगस्त में युद्ध की घोषणा नहीं की थी, सोवियत रूस फ्री था। तो वही अमेरिका बार बार सोवियत रूस से एक पेशकश कर रहा था कि आप जापान के अगस्त युद्ध में उतरिए, इसलिए उसकी दृष्टि थोड़ी नरम थी, तो वो दबाव नहीं दे रहा था, चर्चिल दबाव दे रहा था। अंत में फिर पोस्टडम में सम्मेलन हुआ याल्टा के बाद, उस समय तक रूजवेल्ट एक्चुअली, ये सम्मेलन जो पहला सम्मेलन हुआ था वो फरवरी 1945 में हुआ था, तो रूजवेल्ट था, उसको बीमार पड़ गया वो, और अप्रैल में उसका डेथ हो गया। और जो दूसरा सम्मेलन था पोस्टडम में, वो जुलाई में या अगस्त में हुआ, जुलाई में हुआ था। तब तक रूजवेल्ट मर चुका था, उसका उत्तराधिकारी आ गया था ट्रूमैन। ट्रूमैन एक बहुत बड़ा हार्डलाइनर था। तो ट्रूमैन ने सोवियत रूस पर खुला दबाव डाला, लेकिन उसने चुनाव वहां नहीं कराए, तो दोनों के बीच मतभेद बढ़ रहे थे। अब इसी बीच चौथा मतभेद की घटना हो गई, जो मैंने इसमें आपको दिया हुआ है। वो मतभेद की चौथी घटना है जापान पर परमाणु हमला। ये क्या मुद्दा था? जैसे जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला। अब देखिए, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आज बगुला भगत बनता है और अपने आप को डेमोक्रेसी का रक्षक घोषित करता है, लेकिन जापान में उसने जो किया वो जघन्य काम किया। 3 लाख लोग मर गए, 40,000 कोरियंस मर गए जापानीज के साथ। अब देखिए, जापान युद्ध लड़ते हुए थक चुका था, एक छोटा सा देश था, उसका रिसोर्सेस भी समाप्त होने के कगार पर था, और जापान बस जल्द ही समर्पण ही करता। लेकिन केवल युद्ध के कोर्स को छोटा करने के लिए अमेरिका ने परमाणु हथियार का उपयोग कर दिया। इसका एक और भी कारण था, अगर डिप्लोमेटिकली आप कहें तो इसका एक और भी कारण था। आप अगर समझना चाहें तो मैं आपको समझा दूं। देखो, एक्चुअली बाद में तो शीत युद्ध शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य से ही, क्योंकि पूरा पर कब्जा करके बैठ गया। तो स्टालिन की नीयत थी कि जितना कब्जा कर सके। तो पहले तो जापान के विरुद्ध युद्ध में सोवियत रूस नहीं था, फिर 8 सितंबर में, सितंबर नहीं, उससे पहले जुलाई में या जून में वो युद्ध में कूद पड़ा। और युद्ध में कूदा तो उसका 8 जुलाई को शायद, तो उसका इरादा सही नहीं था। माने सोवियत रूस, स्टालिन बेईमानी के नियत से ही गया था। उसका मत था कि जापान को हम बांट लेंगे अमेरिका, मतलब उसको था कि हम युद्ध जापान से लड़ने के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों पर जापान के एक भूभाग पर कब्जा कर ले। तो वह वही करता जो पूर्वी यूरोप में किया, और आगे वही कोरिया में किया। तो अब अमेरिका भयभीत हो गया कि अगर यह युद्ध ज्यादा लंबा खींचा तो सोवियत रूस जापान के कुछ भाग पर कब्जा कर लेगा। तो उसने सोचा परमाणु हथियार का उपयोग करके जल्दी उसको समर्पण करवा देते। परमाणु हथियार का उपयोग करके उसको घुटने टिकवा दिए। तो घुटने टेक दिया, और फिर 15 अगस्त तक जापान ने समर्पण कर दिया, क्योंकि 6 अगस्त 9 अगस्त के हिरोशिमा और नागासाकी पर अब सोवियत रूस शॉक्ड रह गया। सोवियत रूस ने ट्रूमैन से पूछा, अमेरिकी राष्ट्रपति से स्टालिन ने, कि अच्छा ये बताइए कि हम आपके पार्टनर थे, आपके साथ युद्ध लड़ रहे थे, और आपने इतना बड़ा निर्णय लिया जापान पर परमाणु हमला करने का, और आपने हमसे राय तक नहीं ली, हमें बताया तक नहीं। तो ट्रूमैन ने उसको जवाब दिया कि देखिए, कि संयुक्त अमेरिका की सुरक्षा से संबंधित इतना संवेदनशील मामला था कि हम किसी के साथ ये मामला शेयर नहीं कर सकते थे। तो सोवियत रूस को लग गया कि भाई स्टालिन को, कि देखिए इनका इरादा सही नहीं था, और वर्चुअली इन्होंने जापान पर परमाणु हमला नहीं किया है, बल्कि साम्यवादी रूस को डराया है। तो उसने कहा कि ठीक है, बहुत जल्दी हम भी परमाणु हथियार हासिल करेंगे। और सोवियत रूस में भी तो जज्बा था। तो अमेरिका को लगा कि भाई सर तो परमाणु हथियार फैल जाएगा। तो उसने सोवियत रूस को प्लान दिया कि देखो, एक बरूच प्लान लाया 1946 में, ऐसा करते हैं कि आप परमाणु हथियार मत बनाओ, हम ये परमाणु हथियार यूएनओ को सुपुर्द कर देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो सोवियत रूस ने कहा कि भाई आप क्या हो और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, आप आज रखोगे कल ले आओगे, हम खुद अपना बनाएंगे। और जानते हो 1945 में संयुक्त अमेरिका ने परमाणु हथियार लाया। 1949 में रूस ने विस्फोट किया, मैंने सोवियत रूस ने सफलता पाई न्यूक्लियर वेपन्स बना लेने। 1953 में ब्रिटेन ने विस्फोट किया।
1960 में फ्रांस ने किया, 4 देशों ने, और 1964 में चीन ने किया। जब चीन ने किया तब मित्र राष्ट्र डर गए, उनको लगा कि अरे भाई अब तो नॉन व्हाइट कंट्री भी परमाणु हथियार देने लगे। तब उन्होंने एनपीटी लाया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, किया कोई नया देश ना बने। हम अगर भारतीय चाहते तो पहले ही परमाणु हथियार बना सकते, जो हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, होमी जहांगीर भाभा, और उन्होंने बहुत पहले नेहरू को सामने कहा भी था कि देखिए हम बहुत कम कीमत पर परमाणु हथियार बना सकते हैं। जैसे हम लोग मार्स पर बहुत कम कीमत पर चले गए थे, लेकिन नेहरू आइडियलिज्म से इन्फेक्टेड थे, उन्होंने मना कर दिया था। और बाद में जब चीन ने विस्फोट किया तब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह ने नारा दिया था, तब ये बात भी उठी थी, लेकिन फिर सिचुएशन वैसा नहीं हुआ और हम फिर न्यूक्लियर क्लब में गए, तो परंतु इनडायरेक्टली गए। लेकिन नहीं तो 5 न्यूक्लियर क्लब में बैठ के अभी जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो 5वां न्यूक्लियर क्लब में हम लोग ही होते। अब ये प्रश्न, अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया है, इसी प्रश्न को आज आप अभ्यास करिएगा कि कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मिलकर लड़ने वाले मित्र राष्ट्र युद्ध के पश्चात मित्र नहीं रह गए। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में शीत युद्ध को प्रेरित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। आज यही क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, देख लीजिए, आज यही क्वेश्चन करना है कि कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मिलकर लड़ने वाले मित्र राष्ट्र युद्ध के पश्चात मित्र नहीं रह गए। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में शीत युद्ध को प्रेरित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। तो मैं स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जो समझाया है उसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप लोग ओके करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अंकुर मेरे स्टूडेंट से पूछो कि आर दे क्लियर? ओके हैं सभी लोग? गुड। अब चलिए, समाजवादी मॉडल को चुनौती देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूंजीवाद के प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई? अब यहां पर देखो, आपको हम एक चीज बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान में रखना, और पढ़ोगे तो शीशे की तरह साफ भी हो जाएगा। इतना मैंने क्लियर लिख कर दिया है। आज तो पता नहीं, क्योंकि आप लोग बिजी लोग भी हो, आज आप लोगों ने डाउनलोड तो किया होगा, पढ़ा होगा या नहीं, लेकिन एक बात बता दूं, कल छुट्टी है आप लोगों की, कल बकरीद का पर्व है तो छुट्टी है। तो मतलब कल आपको पढ़ने का, सेल्फ स्टडीज करने का अवसर मिलेगा। तो आप इस पूरी नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि हो सकता है कल नहीं तो परसों में एक दूसरा नोट्स भी आपको भेजूं, इसलिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। आप लोग बहुत बिजी हो, लेकिन इसी में थोड़ा समय निकाल के, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, कोशिश करते रहो। थोड़ा दबाव अभी होगा, लेकिन आगे बहुत फायदा होगा। यहां पर मैंने बताया है कि देखो, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्भव हुआ, और दूसरी तरफ यूरोप का पतन हो गया, ब्रिटेन वगैरह अब उतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति नहीं रह गया जो पहले था। अब सब मुख्य पोजीशन संयुक्त राज्य अमेरिका ने ले लिया। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने चुनौती यह थी कि अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे होगा। यह प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण था, मैं आपको बताता हूं। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जैसे आप यही समझ लें कि 19वीं सदी में जो अर्थव्यवस्था का संचालन होता था, तो 19वीं सदी के अर्थव्यवस्था के संचालन में 2 फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। एक फैक्टर यह था कि एक दुनिया में 5-6 साम्राज्यवादी शक्तियां अर्थव्यवस्था को चला रही थी। तो 5-6 साम्राज्यवादी शक्तियां अर्थव्यवस्था को चला रही थी, तो मतलब अपने ढंग से, जैसे आप मान लो एक देश ने दूसरे देश को लोन दिया, तो जो दूसरा देश है अगर लोन रिपेमेंट करने से मना कर दे तो तब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी को लोन ही नहीं देगा। सभी डर जाएंगे कि भाई हम लोन देंगे तो कहीं हमारा लोन पचा लेगा। तो फिर जब एक देश दूसरे देश को ऋण नहीं देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे?
तो पांच छह जो समाजवादी शक्तियां थी उस समय यूरोप में, वही उस समय अर्थव्यवस्था को चलाती थी। अगर एक देश लोन देने में डिफॉल्ट करता था तो दूसरा देश, तो ये पांच छह महाशक्तियां मिलकर उसको पकड़ के उससे पेमेंट करवा देती। जैसे तुर्की ने एक बार मना किया था तो इन पांच छह शक्तियों ने मिलकर तुर्की से पेमेंट करवाया। अब तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेश मुक्त हो रहे थे और वैश्विक संबंधों का प्रजातांत्रिकरण हो रहा था। तो अब खुली दादागिरी तो नहीं चल सकती। तो एक समस्या तो यह है कि भाई कैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चलेगी। दूसरी समस्या यह है कि पहले एक स्वर्ण मानक के आधार पर व्यापार का संचालन होता था। स्वर्ण मानक के आधार का मतलब यह हुआ कि एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो ना तो यह देश उस देश की करेंसी को ले सकता है, क्योंकि आपकी करेंसी की क्या वैल्यू है हम क्या समझेंगे। आप रुपीज में किसी से ट्रेड करने जाओ, अगर आपने व्यापार नहीं, अगर उसके साथ संधि नहीं की हुई है तो आप रुपी में ट्रेड करने जाओ, क्या वो आपको मानेंगे, तरजीह देंगे? नहीं देंगे ना। वो कहेंगे डॉलर में ट्रेड करिए। आज की बात करें तो जो स्वर्ण मानक था, उस स्वर्ण मानक में एक फायदा यह था कि सभी देश ने अपने अपने सिक्के को गोल्ड इंडेक्स कर रखा था। गोल्ड इंडेक्स करने का मतलब जैसे मान लो एक कंट्री है, उसका कॉइन्स है, उसका करेंसी है, बी कंट्री का करेंसी है। तो एक कंट्री ने अपनी करेंसी को कहा कि भाई हमारी करेंसी 4 ग्रेन की होगी और बी कंट्री ने कहा कि हमारी करेंसी 20 ग्रेन की होगी। तो इन दोनों के बीच एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि इनकी जो करेंसी है वो एक कंट्री की जो करेंसी है और बी कंट्री की करेंसी है, तो बी कंट्री की करेंसी का 5 गुना ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि 20 ग्रेन का है और इनका 4 ग्रेन का है। तो दोनों इसके आधार पर व्यापार कर सकते हैं। जैसे ये अपनी करेंसी उस करेंसी को, चूंकि अब दोनों का करेंसी गोल्ड के ही मानक पर है, लेकिन यह गोल्ड स्वर्ण मानक टूट चुका था 1930 के दशक में। तो अब समस्या यह खड़ी हो रही थी कि अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे होगा। नंबर 2, एक और भी मुद्दा था जो बड़ा छिपा हुआ मुद्दा था। क्योंकि शीत युद्ध शुरू हो गया था और दुनिया में सोवियत रूस अपनी समाजवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहा था, तो एक मुख्य मुद्दा यह भी था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की रक्षा कैसे की जाए, कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रगति हो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को रोक दिया जाए। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स, अब आप देखोगे कि 1944 में पश्चिमी देशों की बैठक हुई और अमेरिका में एक जगह है ब्रिटेन वुड, क्योंकि अमेरिका उसमें वर्ल्ड ऑर्डर का संस्थापक था, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर का। अमेरिका चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा था, इसलिए अब वह विश्व अर्थव्यवस्था का संचालन करना चाहता था। तो अमेरिका में ब्रिटेन वुड में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 44 देशों ने हिस्सा लिया। 1944 में हुआ और इन 1944 में यह सम्मेलन हुआ, 1944 में हुआ और फिर 1947 में भी कुछ एक संस्था बनी थी। तो 1944 में ये सम्मेलन हुआ और उसमें 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन 1944 में ब्रिटेन वुड में हुआ। एक था IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा था विश्व बैंक। और ये दोनों को कहते हैं ब्रिटेन वुड की जुड़वा संतानें। तो IMF के बारे में आपको सूचना मिलती है कि इसकी स्थापना 1944 में हुई तथा इसका उद्देश्य था डॉलर के साथ अन्य देशों की मुद्राओं का समायोजन, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन हो सके और इस प्रकार स्वर्ण मानक के पतन से जो समस्या उत्पन्न हुई थी वह दूर हो जाती। साथ ही वह व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन से ग्रस्त देशों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष के पद पर किसी यूरोपीय व्यक्ति की नियुक्ति निश्चित हुई। अब देखिए, इसको मैं समझा देता हूं, बहुत आसान है। एक्चुअली जब 1944 में IMF बना तो IMF बनाने का एक उद्देश्य यह था कि पहले जो स्वर्ण मानक था, तो यूरोपीय देशों की जो करेंसी होती थी गोल्ड इंडेक्स होती थी, मैंने सोने से जुड़ी होती थी। तो अब समस्या यह खड़ी हुई कि स्वर्ण मानक टूट गया था, तो एक करेंसी का दूसरी करेंसी से समायोजन कैसे होगा। तो
इन्होंने एक तरीका अपना आईएमएफ ने कि डॉलर को गोल्ड से जोड़ दिया। डॉलर को गोल्ड से जोड़ दिया, जैसे 1 अंश गोल्ड का से उसको जोड़ दिया और डॉलर से दुनिया की करेंसी को जोड़ दिया। तो एक देश अगर दूसरे देश से व्यापार करेगा तो डॉलर में लेन देन करेगा। तो जो काम पहले गोल्ड स्टैंडर्ड कर रहा था वही काम अब डॉलर करने लगा, क्योंकि डॉलर का एक निश्चित वैल्यू था जो गोल्ड से जुड़ा हुआ था। दूसरी बात कि हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार संतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाए एक देश के साथ, माने उसने इतना आयात ज्यादा कर लिया हो और निर्यात कम किया हो तो वो घाटे में चला जाए, और फिर जब व्यापारिक घाटा होगा तो भुगतान संतुलन की समस्या होगी। भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि आप कर्जदार बन जाओ किसी और देश का और आपको अपना इकोनॉमी का संचालन करना मुश्किल हो जाए, आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं हो। तो वैसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपेक्षा की गई कि वैसे देश को आर्थिक सहायता प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन करे। ओके, वैसे देश को आर्थिक सहायता प्रदान करे और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन करे। तो कैसे? तो वैसे देश को आर्थिक सहायता मतलब भुगतान संतुलन के लिए एक्स्ट्रा लोन दे। तो कहोगे उससे पश्चिमी देशों को क्या फायदा था, अमेरिका को क्या फायदा था? भाई अगर किसी देश की इकोनॉमी बैठ गई, व्यापार करने लायक नहीं रहा तो तुम मुनाफा कैसे कमाओगे? तो दुनिया में व्यापार भी चलता रहे उसका हक हित है। दूसरा तुमने देखा विश्व बैंक। अब हाँ, आईएमएफ का मुखिया या आईएमएफ का अध्यक्ष को यूरोपीय हो सकता था, ये तय हुआ। विश्व बैंक 1944 में स्थापित ब्रेटन वुड की दूसरी संतान थी और इसका उद्देश्य था तृतीय विश्व में आर्थिक पुनर्निर्माण कार्य करना। ये चूंकि देखो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत सारे उपनिवेश थे, वहां पर आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य होना था। वो किसी तीसरी पार्टी के रूप में गारंटी देकर किसी भी राष्ट्र से किसी अन्य राष्ट्र को ऋण उपलब्ध करवाता। यह काम पहले साम्राज्यवादी शक्तियां करती थी। इसका मुख्यालय भी संयुक्त अमेरिका में था, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति यूएसए के द्वारा ही निर्धारित की जाती थी। देखिए अब इसका जो वर्ल्ड बैंक है उसका काम था कि तृतीय विश्व के देशों की जो अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद के काल में चौपट हुई पड़ी थी, उस अर्थव्यवस्था को एक नया मतलब प्रेरणा देना, एक नई एक बूस्ट देना। और इसमें अब उसको लोन चाहिए आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए। तो देखो पहले क्या था, मैंने आपको बताया था कि 19वीं सदी में एक देश अगर दूसरे देश को लोन देता तो फिर दूसरे देश के साथ समस्या थी कि लोन का रिपेमेंट कैसे होगा। तो लोन के रिपेमेंट में अगर समस्या होती तो यह काम दे दिया जाता वर्ल्ड बैंक को, सॉरी यह काम दे दिया जाता 5-6 महाशक्तियों को। तो पहले 5-6 जो बड़ी शक्तियां थी यूरोप की वही अर्थव्यवस्था चलाती थी। अगर एक देश देने से मना कर देगा तो को पकड़ेगा, भाई लोन पेमेंट करो। अब तो वो बात रही नहीं। अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रजातांत्रिकरण हो गया, तो अब कैसे पेमेंट होगा? तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक को डिप्यूट किया गया कि अगर एक देश दूसरे देश को लोन देता है तो वर्ल्ड बैंक उसमें गारंटर की भूमिका निभाता है। तो दूसरी संस्था हो गई। अब तीसरी संस्था है गैट। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड है ये 1947 में गठित हुआ। पहले एक योजना बनी थी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन वो बन नहीं सकी, उसके बदले गैट का गठन हुआ। आज वो गैट नहीं है, आज उसी का बच्चा है WTO, और WTO उसका बहुत बड़ा रूप है। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए जो गैट बना, एक तरह से गैट अमेरिकी हित में बना था। एक्चुअली हुआ ऐसा कि ब्रिटेन ने दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था, तो अब उसको उपनिवेश मुक्त करना पड़ा। तो जब उपनिवेश मुक्ति करनी पड़ी तो ब्रिटेन ने एक चाल चली। ब्रिटेन ने क्या किया, एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट ले आया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट का मतलब था कि उसने कहा कि देखिए मित्र राष्ट्रों मतलब वो अपने पुराने उपनिवेशों से, जिसमें भारत वगैरह भी था, कि हम लोग साथ साथ रहे, इतने वर्षों तक चले, इतने अच्छे हम लोगों के बीच परस्पर ताल्लुकात हैं, संबंध है, सब कुछ अच्छा जा रहा है।
आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, हम लोग कोई आपस में संगठित रहते हैं। मतलब संगठित का मतलब है कि चलिए एक क्लब बनाते हैं, मेल जोल वाली क्लब। उस मेल जोल वाली क्लब में हम लोग मिला करेंगे, समय समय पर एक दूसरे का सुख दुख को बांटेंगे। और हमारी महारानी है, उनको थोड़ा सा आप माने जो क्वीन है उनको थोड़ा आप नमस्कार सलाम करिएगा। आपकी भी तो महारानी हुई, हमारी माता जी, आपकी भी माता जी हुई, लोग कहते हैं ना, तो वही है। तो सब कुछ अच्छा चलेगा, आप भी थोड़ा सा रहिए। तब संयुक्त राज्य अमेरिका चिंतित हुआ, उसको लगा कि अरे यार, ये तो गेम प्लान कर रहा है अपने बाजार को बचाने के लिए। ये चाह रहा है पुराने उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था पर हमारा वर्चस्व बना रहे, तो हमारा तो मार्केट ही नहीं खुल पाएगा। और यूएसए के पास तो वैसा उपनिवेश डायरेक्ट नहीं था। तो यूएसए जो उपनिवेश मुक्ति की बात करता था, उसमें अमेरिका का स्वार्थ था कि जितने देश खुलेंगे, मुक्त होंगे, वहां पर हम अपना व्यापार बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटेन कॉमनवेल्थ लाकर उसकी योजना को ठप करना चाहता था, तो इसने बदले में तुरंत एक गैट की योजना लाई। और गैट में एक प्रोविजन है जो अभी WTO में भी, MFN का मतलब हुआ मोस्ट फेवर्ड नेशन। मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध होगा, तो प्रत्येक देश एक दूसरे देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन कहेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब वह उसको, जो एक देश है वह दूसरे देश को सबसे फेवर्ड नेशन के रूप में देखेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक देश जो है वो दूसरे देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में देखेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या प्रावधान है पता है? जैसे अगर एक देश दूसरे देश को कुछ सुविधाएं देता है तो तीसरे देश को स्वयं मिल जाए। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको फेवर, जैसे आप अगर ये मार्केट को इनके लिए खोल रहे तो इनके लिए भी खुल गया। तो ये अमेरिका का गेम प्लान था कि हम किसी तरह से ब्रिटेन को कॉमनवेल्थ के तहत अपने बाजार को नहीं बचाने थे। अब देखिए ये सकारात्मक योगदान इसका क्या है। तो सकारात्मक योगदान यह है कि देखो, दो अर्थशास्त्रियों ने मिलकर इस अर्थव्यवस्था को, मतलब ये इस को चलाया। एक था जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री, आपने नाम सुना है, जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स का लास्ट कंट्रीब्यूशन यही है जिसको कहते हो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण। 1944 में इसने किया, 1946 में उसका डेथ ही हो गया। 1946 में उसका डेथ हो गया। तो और दूसरा है एक अमेरिकन अर्थशास्त्री, उसका नाम है हैरी डेक्स्टर व्हाइट। इन्हीं दोनों ने मिलकर इन संस्थाओं की नींव रखी। जिस समय यह संस्था बन रही थी उसमें ब्रिटेन अपना आर्थिक प्रभुत्व खो रहा था और संयुक्त राज्य अमेरिका अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर रहा था। और इस बात को ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स ने भी स्वीकार किया और उसी के अनुसार काम कर रहा था। और इसकी कोशिश यह थी कि भाई जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय आपस में ट्रेड वॉर हुआ या करेंसी वॉर हुआ, तो ट्रेड वॉर और करेंसी वॉर जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। जो ट्रेड वॉर है और करेंसी वॉर है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो, ये इसकी कोशिश थी। माने व्यापारिक युद्ध या इस तरह का युद्ध फिर ना चले। तो इसका यह मानना था कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है उन पर कुछ नियंत्रण हो कि आपको अपने बाजार को एक सीमा तक खोलना है, लेकिन दूसरी तरफ उसने इस संबंधित देश को अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा का भी अधिकार दिया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसने एग्रीकल्चर को शामिल नहीं किया कि प्रत्येक देश को अपने कृषि की रक्षा करने का अधिकार है। बौद्धिक संपदा को उसने उसमें नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिया, और ना वो फाइनेंस को दिया। उसका कहना था सीमित भूमंडलीकरण, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन और संबंधित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, इन दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। मतलब अगर संबंधित राष्ट्र बिल्कुल से अपने को क्लोज कर लेगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम पर आप किसी राष्ट्र को इतना ना खोल दो कि उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। तो दोनों के संतुलन की बात की, वो था सीमित भूमंडलीकरण। माय स्टूडेंट्स, यही जो जॉन मेनार्ड केन्स ने जो संतुलन स्थापित किया, वह संतुलन आगे चलकर जब उरुग्वे राउंड की वार्ता 1986 में चली और जब WTO का गठन हुआ तो WTO ने इस सीमा को तोड़ दिया
और अर्थव्यवस्था को जबरन खोल दिया, जिसको आज आप आर्थिक उदारीकरण के नाम से जानते हो। इसलिए निर्धन देश और धनी देश के बीच खाई और भी बढ़ गई। अब इसका जो नकारात्मक मान इन संस्थाओं, इसका सकारात्मक एक पक्ष यह है कि जो केन्स और हैरी डेक्स्टर व्हाइट ने जिस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की, सो इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को विश्व में प्रोत्साहन मिला। 1950 से 1970 के दशक, 1970 तक माना जाता है कि दुनिया में कैपिटलिज्म का गोल्डन डेज था, स्वर्ण युग था, क्योंकि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसकी काफी तरक्की हुई। लेकिन आप देखोगे कि वही जब 1970 के दशक में तेल संकट आएगा तो पूंजीवादी व्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। इसका नकारात्मक पक्ष देखोगे तो यह जो जिसको आप IMF, वर्ल्ड बैंक और गैट कहते हो, नव उपनिवेशवाद का सबल माध्यम सिद्ध हुई, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के खतरे को देखते हुए जानबूझकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन और विस्तार देने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और गैट जैसी संस्थाएं बनाई गई। तो ये नव उपनिवेशवाद का भी एक रूप है। तो यहां तक मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर जो बताई है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो मैं तब फिर आगे बढ़ूं। इसलिए थोड़ा आप अंकुर को एश्योर कर देंगे कि आर यू क्लियर और नॉट। क्लियर है? ओके। अब आज जाके जब तुम लोग पढ़ोगे तो और क्लियर होगे। अब देखिए, अब यूरोप में मैं आपको शीत युद्ध का विस्तार बताता हूं कि यूरोप में शीत युद्ध का विस्तार कैसे हुआ। हाउ डिड दिस कोल्ड वॉर एक्सपैंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन का पतन हो चुका था और संयुक्त अमेरिका का उद्भव हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली हुआ ऐसा कि ब्रिटेन, जैसे आप कोल्ड वॉर का अगर एक तरह से मानो, ये कोल्ड वॉर को किसने सबसे पहले प्रोत्साहन दिया, तो ब्रिटेन था। क्योंकि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल था वो बहुत बेचैन हो रहा था, और ब्रिटेन बेचैन हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन को लगता था कि सोवियत रूस अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो शुरू में संयुक्त अमेरिका ने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, रूजवेल्ट ने तो बहुत कम इंटरेस्ट लिया, ट्रूमैन आया तो उसने धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो देखो, इसमें हुआ ऐसा कि ये इटली है, तो इटली की जब ने समर्पण किया, तो समर्पण के बाद उस समय यूनान को बचाया था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की सेना यूनान में थी। तब तक सोवियत रसिया ने वहां से लिया और यूनान के उत्तर तक, जैसे देखो जितना रेड है वो सब सोवियत रूस के कंट्रोल में आ गया, पूर्वी यूरोप। केवल ब्लू आपको दो दिख रहा है, नीचे आप मानचित्र को बाद में देख लेना। एक दिख रहा है यूनान और दूसरा दिख रहा है तुर्की। तो केवल यूनान और तुर्की ही बचा रहा था। तो जो ब्रिटेन है वो ब्रिटेन की सेना यूनान में थी। तो वैसे तो देखो, अब जब मुसोलिनी ने समर्पण कर दिया तो ब्रिटेन अपनी सेना को यूनान से निकाल लेता, लेकिन ब्रिटेन अपनी सेना को यूनान से इसलिए नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि ब्रिटेन को डर था कि जिस समय यूनान से ब्रिटिश सेना निकलेगी, स्टालिन यूनान पर भी कब्जा करके वहां भी साम्यवादी सरकार स्थापित कर दे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कहा जाता है कि एक तरफ ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत लिया लेकिन अपने साम्राज्य को हार गया। तो ब्रिटेन की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई थी कि ब्रिटेन अब अधिक समय तक अपनी सेना को यूनान में रखने की स्थिति में नहीं था। तो ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक तरह से चेतावनी दी कि अब हम यूनान से जा रहे, हम अब यूनान में अधिक समय तक नहीं रह सकते। अगर आप यूनान को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। मतलब वही हाल हुआ कि चल पड़े हम फिदा जाने तन साथियों और तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये कह के यूनान से वो निकल गया ब्रिटेन। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ क्या समस्या है आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप में भूमिका निभाने वाला था
संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति विल्सन वहां एक्टिव पार्ट लेना चाहता था, तो उस समय सीनेट ने उसको वीटो कर दिया था। तो बार बार अमेरिकी कांग्रेस का मानना था कि शांति के समय यूरोप के मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, क्योंकि वह मुनरो सिद्धांत के खिलाफ है। अब कहोगे भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका क्यों प्रवेश किया, तो मजबूरी में करना पड़े तो अमेरिका को कांग्रेस ने रूजवेल्ट को बैन ही कर रखा था, लेकिन जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो उसी आधार पर यूएसए उसमें हिस्सा लिया। तो मतलब आप यही समझिए कि अब राष्ट्रपति ट्रूमैन था, जब ब्रिटेन यूनान से निकल गया तो अमेरिकी कांग्रेस तो अनुमति देगा नहीं, और यूरोप में रोल कैसे प्ले करे। तब ट्रूमैन मार्च 1947 में अमेरिकी सीनेट को एड्रेस करने डायरेक्ट गया और कहा कि देखिए, हम दुनिया से अपने दायित्व से मुख नहीं मोड़ सकते। और तब उसने सीनेट को हिदायत दी। उसने कहा कि देखिए, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप से नहीं निकलते और यूरोप में अपनी भूमिका निभाते, तो आज पर्ल हार्बर पर जापानी हमला नहीं हुआ होता। मतलब जापान इतना पावरफुल हो ही नहीं पाता। और आज फिर अगर हम दुनिया से अपने दायित्व को से मुख मोड़ लेते हैं, तो यह दिन दूर नहीं है कि आगे कम्युनिस्ट, यानी जो कम्युनिज्म है, क्योंकि अमेरिकी लोग कम्युनिज्म से डरते थे, कम्युनिज्म आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देगा। बस सीनेट उसके सामने बो डाउन कर गया, समर्पण कर दिया। $450 मिलियन की तुरंत मंजूरी हुई और अनुमति मिल गई यूरोप में हस्तक्षेप करने का। और तब उसने अपना छठा बेड़ा अमेरिका ने बनाया, छठा सैनिक बेड़ा, नौसैनिक बेड़ा, और उसने उसको भूमध्य सागर में रख दिया यूनान के बगल में, कि खबरदार सोवियत रूस इधर मत बढ़ना। कोल्ड वॉर का ट्रूमैन। और इसमें ट्रूमैन का यह विश्वास है कि हमारे इसी सैनिक बेड़े का कमाल है कि यूनान में और तुर्की में साम्यवाद स्थापित नहीं हो सका। और इसमें एक और भी मैं आपको बताऊं, ट्रूमैन सिद्धांत का एक और भी दिलचस्प चीज है। ट्रूमैन सिद्धांत का एक दिलचस्प चीज यह है कि उसी समय ट्रूमैन ने एक डॉक्ट्रिन दी, सिद्धांत दिया, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट वैसे भी सिद्धांत देने में माहिर है। उसने कहा कि यहां पर एक टर्म आया है कि सशक्त, ये सशक्त को सशस्त्र करना है। ये सब थोड़ा गलत हो गया है, मिसस्पेल्ड हो गया है। सशस्त्र माने सशस्त्र अल्पसंख्यकों के विरुद्ध शांति के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के पक्ष में हम शीत युद्ध की घोषणा करते। मतलब सशस्त्र अल्पसंख्यकों के विरुद्ध शांति के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के पक्ष में हम शीत युद्ध की घोषणा करते हैं, कोल्ड वॉर की। मैंने सशस्त्र अल्पसंख्यक जानबूझ के उसने कम्युनिस्टों को कहा, क्योंकि उसने कहा कि कम्युनिस्टों को तो जन समर्थन होता नहीं है, बस वो हथियार के बल पर किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, तो उसी को सशस्त्र अल्पसंख्यक का नाम दिया, मतलब एक तरह से अवैध करार दिया। अब देखिए दूसरा क्या है कि जून 1947 में यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए उसने एक मार्शल योजना भेजी। मार्शल योजना जून 1947 में, उसका उद्देश्य था यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण करना। और शुरू में विभाजन नहीं किया गया, मैंने कहा गया कि यूरोप में चाहे पश्चिमी हो या पूर्वी हो, लेकिन पूर्वी यूरोप तो साम्यवादी यूरोप था। उसका गेम प्लान था कि पश्चिमी यूरोप को ऐड मिले, लेकिन घोषित रूप में नहीं कहा पूर्वी यूरोप को नहीं मिलेगा। तो पहले पूर्वी यूरोप के देश भी आकर्षित हुए, पूर्वी यूरोप के जो साम्यवादी देश थे वो भी आकर्षित हुए कि हाँ ठीक है, ये योजना में कुछ हमें भी मिलेगा। लेकिन आगे जब जॉर्ज मार्शल था, तो जॉर्ज मार्शल ने जब सोवियत रूस में ने भी वार्ता शुरू की, भाई हमें भी आप कुछ ऐड दे सकते हो, तो जॉर्ज मार्शल ने कहा कि हम उसी कंट्री को ऐड देंगे जो अपनी इकोनॉमी का ब्यौरा हमें देगा। अब सोवियत रूस डर गया। सोवियत रूस को लगा कि जानबूझ के अमेरिका का गेम प्लान है कि हमारी इकोनॉमी का ब्यौरा लेकर और हमारी ताकत को मापना चाहता है और फिर हम पर हमला करने के चक्कर में, इसलिए उसने कहा कि हम मार्शल योजना को बहिष्कार कर दिया उसने। तो एक तरह से मार्शल योजना प्रैक्टिकली पश्चिमी यूरोप के देशों को मिला। $13 बिलियन का ऐड था और केवल पश्चिमी यूरोप के देशों को मिला। और इसका एक उद्देश्य यह भी था कि यूरोप की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो जाए,
ताकि वहां अमेरिकी वस्तुएं बिक सके। तो यहां पर अमेरिका का भी अपना, चूंकि सबसे बड़ा मार्केट था पश्चिमी यूरोप उसका, इसलिए भी अमेरिका ने ऐड दिया था। लेकिन इस मार्शल योजना के बाद औपचारिक रूप में यूरोप दो भागों में बंट गया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। तो यही है। अब तो आपका आज समय समाप्त हो गया, नहीं तो और जो मुद्दा है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, फिर मैं एक दूसरा मैटर भी भेजूंगा। और पहले आप लोग बताइए मिस्टर अंकुर, मेरे स्टूडेंट ठीक हैं? यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके है। तो मैं स्टूडेंट्स आज मैं इसी को यहीं स्थगित करता हूं। कल आप लोगों को टाइम भी मिलेगा सेल्फ स्टडी का, कल छुट्टी है, फिर हम परसों आपसे मिलते हैं, है ना। इस बीच में एक मैटर मैं आपको और भेजना चाहूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड शुभ बकरीद फॉर टुमारो। ओके, क्वेश्चन तो मैंने दे दिया है, क्वेश्चन मैंने दे दिया, वही जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसी को आप लोग ट्राई करना। ओके माय स्टूडेंट्स, गुड नाइट।